बहू ने क्यों कराई सास की शादी। हेलो दोस्तों, टून्स बाई नूतन में आपका स्वागत है। रामपुर गांव में सुमित्रा अपने बेटे किशन और बहू रूपा के साथ रहती थी। सुमित्रा का बेटा उससे बहुत प्यार करता था। सुमित्रा की आयु 70 वर्ष हो गई थी, लेकिन उसकी बहू रूपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास को घर से बाहर निकालने के बहाने ढूंढती रहती थी, लेकिन किशन के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। एक दिन किशन अपनी माँ से कहता है, माँ, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए मुझे काम के लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तू शहर जा, तुझे अपनी घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ेगी। जाने के पहले वह रूपा से कहता है, रूपा, मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी माँ का ख्याल अच्छे से रखना। उन्हें किसी प्रकार का दुख तकलीफ ना हो और समय पर भोजन करा देना। ठीक है, मैं माँ का ध्यान अच्छे से रखूंगी। लेकिन रूपा बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वह सुमित्रा को बोझ समझती थी। वह हमेशा उससे छुटकारा पाने की सोचती रहती थी। जब किशन घर पर रहता था तब तो वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन पति के जाने के बाद वह अपनी मनमानी करने लगती थी। वह ना तो सुमित्रा को अच्छे से ख्याल रखती थी, ना ही उसे समय पे खाना देती थी, और तो और सुमित्रा से घर के सारे काम भी करवाती थी। बहू के इस व्यवहार से सुमित्रा हर रोज परेशान रहती थी और दिन भर रोती रहती थी। जब कुछ महीने बाद किशन शहर से गांव अपनी माँ और पत्नी के पास घर वापस आता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ, कैसी हो आप? क्या रूपा ने आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी ना? उसने आपको समय पे भोजन तो कराया, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ था? माँ अपने बेटे से क्या ही कहती। उसने सोचा कि यदि मैंने बेटे को सच बता दिया तो बेटे और बहू के बीच लड़ाई हो जाएगी और घर में कलह कलेश हो जाएगा। इतने दिनों के बाद तो मेरा बेटा घर वापस आया है, मैं उसकी सुख शांति को भंग नहीं करना चाहती। यह सब सोचकर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया। बेटा, बहू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मेरी बहुत सेवा की और समय पे दवाई और भोजन भी कराया। माँ की ऐसी बात सुनकर किशन बहुत प्रसन्न होता है और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार से मिलता है। शाम को किशन बाहर से घर लौटा और उसने रूपा से पूछा, रूपा, क्या तुमने माँ को खाना खिला दिया? हाँ, खिला दिया। किशन अब अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, माँ, तुमने खाना खा लिया? माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी तो नहीं खाया। तब किशन रूपा के पास फिर जाता है और कहता है, माँ तो कह रही है अभी खाना नहीं खाया। अरे आप भी क्या माँ की बातों का विश्वास कर लेते हैं? माँ की तो उम्र हो गई, उन्हें कहाँ कुछ याद रहता है, वह भूल गई होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैंने उन्हें अच्छे से खिला दिया है। और अपना सारा काम निपटाकर रूपा और किशन अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। बेचारी सुमित्रा बहुत देर तक इंतजार करती रहती है कि शायद उसका बेटा उसके लिए खाना लेकर आएगा। उसे बहुत भूख लगी थी, उसे खाना खाए पूरा दिन निकल गया था, लेकिन किशन नहीं आया। भूख के कारण सुमित्रा को नींद आ रही, उसकी आत्मा कुलबुला रही। तब उसने देखा कि बेटा और बहू सोने चले गए। तब वह कहने लगी, हे प्रभु, बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई। निंदिया रानी आ जा, मेरे पास सो जा। हे प्रभु, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा मुझे अपने पास बुला ले। जब वह ऐसे बोल रही थी तब किशन के कमरे में हल्की हल्की आवाज जा रही थी। वह अपनी पत्नी रूपा से कहता है, रूपा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा? लगता है माँ कुछ कह रही है। अरे कुछ नहीं, माँ तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। अरे नहीं नहीं, लगता है सच में माँ कुछ कह रही है। अरे तुम ही सुनो माँ क्या कह रही है। जब माँ कहती, निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, तब रूपा चुप रहती। और जब जब माँ बीच के शब्द बोलती तो रूपा बातें करने लगती और अपने पति का ध्यान विचलित
विचलित कर। पत्नी के बीच बीच में बोलने के कारण किशन पूरी बात नहीं सुन पाता। वह बस इतना ही सुन पाया कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मुझे अपने पास बुला लो। तब वह अपनी पत्नी से कहता है, ऐसी क्या बात है जो माँ ऐसी बात कह रही है? चलिए आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है मुझे भी सहारे की जरूरत है, मुझे अब अकेले नहीं रहना है, मेरी भी शादी करा दो। मुझे तो यह बात बताते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। छी, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ ऐसा क्यों बोलेगी? अरे अब तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना मत करो, लेकिन यही सच है। अब किशन को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास होने लगा, क्योंकि किशन थोड़ा मंद बुद्धि था। उसने इस बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और अपनी बीवी से कहने लगा कि सुबह उठते ही मैं दूसरे गांव जाकर अपनी माँ का रिश्ता तय कराऊंगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है आप वही कीजिए। इनकी शादी करा दीजिए और यहाँ से विदा कीजिए। अगले ही दिन किशन दूसरे गांव जाकर माँ का रिश्ता तय कराया। उसने माँ से इस बारे में कुछ नहीं पूछा और माँ से कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा काम कर आया और अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। माँ ने सोचा कि शायद मेरा बेटा अब हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बस बुढ़ापे में सहारा चाहिए। माँ की बात सुनकर किशन सोचता है कि माँ तो सच में शादी करना चाहती है। वह माँ से कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब उसे रिश्ता तय कराया था तो तय समय के अनुसार बारात आ गई। जब बारात आई तो सुमित्रा की शादी की बात चारों ओर फैल गई। सब यही बातें करने लगे कि हे भगवान, इस उम्र में इस बुढ़िया की शादी हो रही है, इन लोगों में कोई लज्जा नहीं है, इस उम्र में बुढ़िया की शादी करा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग किशन के घर आकर भला बुरा कहने लगे। किशन, तू इस उम्र में अपनी माँ की शादी करवा रहा है, हे भगवान। तब किशन कहता है, तो काकी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ जब खुद चाहती है कि उसका विवाह हो जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बेटे की बात सुनकर पड़ोस की औरतें सुमित्रा के पास गई, लेकिन सुमित्रा को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वे औरतें सुमित्रा से पूछती है, सुमित्रा बहन, जो तुम्हारा बेटा कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? उनकी बातें सुनकर सुमित्रा सोचती कि शायद मेरा बेटा कोई अच्छा काम ही कर रहा होगा। मैं अगर नहीं कहूँगी तो मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी, इसलिए वो बोलती है, मेरा बेटा जो भी करता है एकदम सही करता है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर गांव की औरतें बातें करने लगती हैं। राम राम राम, बताओ भला ये बुढ़िया कैसी बातें कर रही है? ये बुढ़िया लगता है बुढ़ापे में सठिया गई है। यह तो बड़ी कुलच्छनी है। हम सब तो ये समझते थे कि ये बुढ़िया बहुत अच्छी है, पूजा पाठ करने वाली है, बड़ी नेक दिल है, लेकिन यह तो बड़ी खराब औरत निकली। छी छी, हे भगवान। जब बारात घर पर पहुंचती है तो सुमित्रा अपनी बहू से पूछती है, बहू, ये किसकी बारात है? माँ जी अब बस भी करो, अब क्यों नाटक कर रही हो? ये तो तुम्हारी ही बारात है और तुम हो कि ड्रामे कर रही हो। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा दंग रह जाती है और उसे एकदम से कुछ समझ नहीं आता। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस उम्र में भला मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? हे भगवान, ये कैसा पाप करवा रहे हो तुम लोग? माँ जी आप ज्यादा ड्रामा मत करो। यदि आप ज्यादा नाटक करोगे तो तुम्हारा बेटा अपनी जान दे देगा और वह मर जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है कि वह तुम्हारा विवाह करवा कर रहेगा। वह तुम्हारा विवाह करवाना चाहता है। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा बेचारी डर गई और वह सोचने लगी, यदि मैंने कुछ कहा और मेरा बेटा मर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यह मेरे बेटे को क्या हो गया है? वह बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यह मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आज मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है?
मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। बेचारी सुमित्रा की कोई सुनने वाला नहीं था। वह बेचारी क्या करती, रो पीट कर बैठ गई। फिर किशन आता है और कहता है, माँ अब जल्दी चलो, मुझसे अब और यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा बहुत डर गई और सोचने लगी कि यदि नहीं गई तो बेटा कहीं फांसी न लगा ले और मर न जाए, इसलिए वो चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई और शादी कर ली। अब सुमित्रा की शादी हो गई। विदाई के वक्त रूपा कहती है कि यदि अपना और हम सब का भला चाहती हो तो इस गांव में दोबारा लौटकर मत आना और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेचारी बुढ़िया रोते हुए चली गई। चलते चलते रात हो जाती है। रात को वह रास्ते में ही सब रुक गए। वहाँ एक औरत ने उन दोनों को अपने घर में पनाह दी। वो लोग जिस घर में रुके उस घर की महिला बहुत ही आलसी थी। वो ना तो कोई काम ढंग से करती, ना ही कोई पूजा पाठ करती और ना ही घर में साफ सफाई करती। उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर में बर्तन, झाड़ू, कपड़े सब इधर उधर फैले थे। यह सब देखकर सुमित्रा एक कोने में बैठकर रोने लगी और वे अपने बेटे को याद कर कर के रो पड़ी। वह रो ही रही थी, तभी उसने देखा कि बर्तन और झाड़ू आपस में बातें कर रहे थे। झाड़ू कह रहा था, इस घर की मालकिन कभी भी हमारी कदर नहीं करती। इसके पास लक्ष्मी कहाँ से ठहरेगी। तभी बर्तन ने कहा, देखो हम चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। रात में हमें साफ भी नहीं करती, हमें जूठे सड़ने के लिए छोड़ देती है, हमें जहाँ तहाँ फेंक देती है। क्या कोई ऐसा नहीं है जो हमें अच्छे से संभाल कर रखे? अगर कोई हमें उठाकर सही से रख दे तो हम उसे बहुत सुंदर बना देंगे। सुमित्रा कोने में बैठी उनकी ये बातें सुन रही थी। अब वह वहाँ से उठकर घर का सारा सामान समेटकर घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देती है। तब सुमित्रा बर्तन और झाड़ू के वरदान से 70 साल से घटकर 18 वर्ष की सुंदर कन्या बन गई। यह देखकर सुमित्रा को बहुत आश्चर्य हुआ। अब झाड़ू और बर्तन कहने लगे कि हम भी इसके साथ जाएंगे। तो घर की लक्ष्मी, झाड़ू और बर्तन दोनों सुमित्रा के साथ चढ़ पड़े। अब सब यह देखकर हैरान हो गए कि अरे ये बुढ़िया सुंदर लड़की कैसे बन गई। ससुराल की औरतें भी सुमित्रा को देखकर हैरान हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। किशन की पड़ोस की कांता काकी ने किशन से कहा, बेटा तेरी माँ को ससुराल गए 7 से 8 दिन हो गए, तू उसे अब लेने नहीं गया? पड़ोसियों की बात सुनकर किशन ने अपनी पत्नी रूपा से कहा, सुनो, मुझे माँ को लेने जाना है। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारी माँ ने पूरे समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी और तुम अब उन्हें लेने जा रहे हो? मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे माँ को लेने जाना ही होगा। जो भी है वो है तो आखिर मेरी माँ ही। इतना कहकर वह अपनी माँ को ससुराल चला गया। माँ का रूप परिवर्तन देखकर किशन हैरान रह गया और अपनी माँ से पूछता है, माँ ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? माँ उसे झाड़ू और बर्तन के दिए वरदान के बारे में सारी बातें बताती है। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद बेटा किशन कहता है, माँ तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पूरे समाज में हमारी नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ क्यों तुमने दूसरी शादी की? बेटे की बात सुनकर माँ रोने लगी और कहती है, बेटा मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है? मैंने कब कहा कि मुझे इस उम्र में अपने जिगर के टुकड़े से अलग रहना है? माँ फिर रात में किसे बुलाती थी? किसे कहती थी कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सो जाओ? बेटा तूने इस बारे में क्या पहले मुझसे एक बार भी पूछा? माँ जब तुम रात को ऐसा बोल रही थी तो रूपा ने मुझे सारी बातें बता दी थी। बेटा जब तू शहर चला गया था तब तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, मुझे नौकरों के जैसा पूरे घर का काम करवाती थी और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देती थी। लेकिन जब तू वापस आया तो घर में कलेश न हो
इसीलिए मैंने यह सब तुमसे नहीं बताया। तुम शहर से इतने दिनों के बाद आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तूने जब उस रात पूछा कि माँ तुमने खाना खाया, उस दिन भी तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था। और जब तेरी पत्नी ने कहा कि मैंने खाना खिला दिया है, तो तूने उसकी बातों पे यकीन कर दिया और मुझसे एक बार भी पूछने नहीं आया कि माँ तुमने मना क्यों कर रही हो। उसके बाद मुझे भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बेटा बहू तो सो गए, आस मेरी टूट गई, निंदिया रानी आजा, मेरे पास सो जा। हे प्रभु, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दे, मुझे अपने पास बुला ले। मैं यही प्रार्थना प्रभु से कर रही थी, जिसे सुनकर तुमने मेरी बातों का पता नहीं क्या मतलब निकाल लिया। माँ की बातें सुनकर किशन बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। माँ चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो। और वह सुमित्रा को वहाँ से ले आया और आधे रास्ते में जाकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ इस 18 वर्ष की उम्र में तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार पाऊंगा, मुझे तो अपनी पहले वाली माँ चाहिए। फिर सुमित्रा माता रानी से प्रार्थना करती है और अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। इसके बाद किशन अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही रूपा माँ को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तुम इस कुलच्छनी को फिर यहाँ लेकर आ गए। इसने तो सारे समाज में हमारी नाक कटवा दी, तुम फिर भी इसे यहाँ ले आए। किशन यह सुनकर रूपा को जोर से थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुमने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया और अब कहती हो कि इन्होंने हमारी नाक कटवा रखी है। नाक तो समाज में हमारी तुमने कटवाई है। रूपा समझ गई कि लगता है इन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है और वह रोने लगी और अपने सास और पति से माफी मांगने लगी। उन दोनों ने भी उसे माफ कर दिया और अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब किशन अपनी माँ का देखभाल स्वयं करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।